हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जोरों शोरों से चली होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ विद रिस्पेक्ट टू जो अभी कल आईसीएआई बोर्ड ऑफ स्टडीज की तरफ से एक सेशन रखा गया था, जहां पर मैं उन्होंने बताया कि नवंबर 26 से बेसिकली बच्चों के लिए जो है थोड़ा सा पेपर पैटर्न में चेंज आ रहा है, स्पेसिफिकली इन द एमसीक्यू पार्ट जो होता है केस स्टडी वाला, उसके अंदर में तो मैं उसको लेके एक बात करूंगा। एंड ऑल्सो और जो बताया गया है अबाउट दी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो पेपर 1 होता है उसके अंदर बच्चे किस प्रकार की गलतियां करते हैं, उन्हें कैसे अपने पास तैयारी करनी चाहिए, सो दैट उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखे पेपर अटेम्प्ट करते समय, ताकि वो अच्छे नंबर सिक्योर कर सके। तो मेरे साथ वीडियो को पूरा का पूरा बेटा अंत तक सुनेगा, ताकि आप लोगों को काफ़ी सारे टेकअवेज मिलेंगे यहाँ पर में, और वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं जरा डिस्कशन को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना मैंने एक आप लोगों के लिए समराइज वे में यहाँ पे वीडियो जो हुई थी उनके इनसाइट्स एंड पॉइंटर्स यहाँ पे रखे। सबसे पहले बात आ रही है कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है नवंबर 26 से, ठीक है ना, जहां पर मैं बेटा जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है ना हमारा 70 मार्क्स का, वो सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। वो सेम पैटर्न है विच इज कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी 14 मार्क्स, देन आपके पास 5 क्वेश्चन में तो कोई भी 4 करने होते हैं, वो आप लोगों का सेम है। ठीक है ना। हाउएवर जो एमसीक्यू पैटर्न है उसे चेंज किया जा रहा है। इनिशियली आपके 15 एमसीक्यूज होते थे 2 मार्क्स के इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज या डायरेक्ट एमसीक्यू, ठीक है ना, ये आपके पहले रहते थे। बट अब से आपके पास 23 एमसीक्यूज होंगे इन टोटल, ठीक है ना, जिसमें से 16 एमसीक्यूज 1 मार्क ईच के हैं और 7 एमसीक्यूज अब 2 मार्क्स ईच के होंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास रहता है। एंड सारे एमसीक्यूज ऑब्वियसली कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं होती है, कोई रीजनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपके पास जैसे पहले होता था वही है। बट एमसीक्यू वाले पैटर्न में चेंज हुआ है, ठीक है ना, एमसीक्यू पैटर्न में चेंज हुआ है। साथ के साथ जैसे आपको रीडिंग टाइम 15 मिनट का मिलता है, वो तो ऑब्वियसली मिलेगा ही, आपको 145 पेपर मिल जाता है। बट आप लोगों के पास में बेटा अब ये चीज जरूर है कि आईसीएआई की तरफ से आपको दोनों की दोनों बुकलेट जो होते हैं ना, एमसीक्यू एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, आप दोनों पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था, आप सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव ओपन कर सकते थे, बट एमसीक्यू आप आफ्टर 2 o'clock करते थे। बट अब दोनों की दोनों आप कर सकते हैं जो ओपन है। एंड अकॉर्डिंगली जो आपके पास है, आप पेपर को उस हिसाब से अप्रोच कर सकते हैं कि आप कौन सा पोर्शन पहले ही करते हैं। ठीक है ना। तो एक चीज ये हमारे पास है कि 1:45 हमें दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव। नाउ यहाँ पे उन्होंने वेटेज एग्जामिनेशन ट्रेंड्स को लेके बात करी थी वीडियो के अंदर में, जो कि हमारी प्राइमरीली जो इंस्टीट्यूट के द्वारा दी जाती है वही है। ठीक है ना। उसमें से कुछ ऐसे इंडेस है लाइक इंडेस 115 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिनके क्वेश्चंस कहा जाता है कि आपके हर बार पेपर में आते हैं और वो आएंगे। ठीक है ना, वो रहते ही रहते। बाकी सेगमेंट्स जो बनी हुई है, एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड, लायबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड, उनमें से रिस्पेक्टिव आपके रहते हैं। तो वो ट्रेंड एनालिसिस के बेस पे बात करी गई है। जो मेन मेरे प्यारे बच्चों बात करी गई है, इनफैक्ट जो ऑल्सो अमेंडमेंट्स हमारे पास थी, और जो May 26 के आरटीबी में भी कवर थी, वो अमेंडमेंट्स हमारी यहाँ पे भी कवर है। इनफैक्ट ऑल्सो आई विल कवर दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट स्पेसिफिकली इन इंडियस 1 वाज देयर। वो आप लोगों के लिए जो रिवीजन वीडियो मेरी तरफ से बेटा इंडियस 1 के अभी सितंबर में आएंगे, वहां पे कवर कर दूंगा। ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और साथ के साथ में जो आती है बेटा, वो आती है कि जो बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं तो उनको उन्होंने हाईलाइट किया है। अब वो कॉमन मिस्टेक्स किस तरीके की, बिकॉज ये आप लोगों को पता होना चाहिए, दिस इज बाय द बोर्ड ऑफ स्टडी, जो बच्चे गलतियां करते हैं। तो अगर आपको पता होगा ना कि यार ये गलतियां जल्दी बच्चों के द्वारा की जाती है, तो हम उस पर अपना वर्क अपॉन करेंगे और कोशिश करेंगे ऐसी गलतियां हम ना करें। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड ऑल्सो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो पहले बताया रहा हूं मैं गलतियां कौन कौन सी बच्चे करते हैं। ठीक है ना, जो आईसीएआई की तरफ से बताया गया है। सबसे पहले वो कहते हैं जब स्टेप एक्विजिशन की आप अपने पास वर्किंग करते हैं, जब आपका कंसोलिडेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे क्या होता है बेटा, हमारे पास जो प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट होती है उसे आज हमें फेयर वैल्यू पे मेजर करना होता है। जिसपे खरीदा होता है वो तो एक कॉस्ट है, बट आज उसको जिस दिन हमारे पास चेक आ रहा है, कंट्रोलिंग चेक आ रहा है, तो उस दिन हमें उसको किस पे वैल्यू करना होता है, फेयर वैल्यू पे करना। तो बच्चे वो करना भूल जाते हैं। ठीक है ना। यूजिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रीवियसली हेल्ड चेक इंस्टेड ऑफ रीमेजरिंग इट टू फेयर वैल्यू, जब आप गुडविल गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालते हैं जिस दिन कंट्रोल ऑब्टेन होता है। तो दिस द फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो गलती बच्चा करता है। देन फॉरगेटिंग टू कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी ऑन द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में होती है। तो अगेन 103 में एक और गलती कि जो आपके पास हम चेंजेस करते हैं, आपके पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हैं, उस पर डेफर्ड टैक्स वगैरह का इंपैक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है ना। देन स्प्लिटिंग द प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स, जो हम 110 में कंसोलिडेशन में करते हैं बेटा, वहां पर बोला गया जो प्री और पोस्ट के लिए आप एनालिसिस बनाते हैं, ठीक है ना, अदर इक्विटी का, तो वहां पर बच्चे गलती करते हैं। प्री एंड पोस्ट में हम डायरेक्टली सिर्फ मंथ्स के हिसाब से करते, रादर देन की कोई एडजस्टमेंट्स दी होती है। ठीक है ना, बाय प्रोपोर्शन ऑफ मंथ्स विदाउट कंसिडरिंग एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट्स। तो आपके जो एडजस्टमेंट दी होती है लाइक डिविडेंड वगैरह एडजस्टमेंट दी होती है, हम उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है। फिर लीविंग द कंपल्सरी कंसोलिडेशन क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड और इनकम्प्लीट सिंपली बिकॉज द बैलेंस शीट डज नॉट टैली। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कई बार अपने छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है ना, जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, हमें लगता है लेंथी है, टैली नहीं होगी, बैलेंस शीट नहीं। वो कहते हैं एटलीस्ट अपनी तरफ से बेटा क्या करना चाहिए आपको, इंस्टेड ऑफ पासिंग करेक्ट इंडिविजुअल एडजस्टमेंट,
जिससे एटलीस्ट स्टेप मार्क मिल जाएंगे, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो पूरा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने का। फिर शेयर बेस्ड पेमेंट कंप्यूटेशन जब आप करते हैं इंडेक्स 102 के अंदर, तो वो बताया जा रहा है कि बच्चे ट्रांसपोज कर देते फिगर्स को, जल्दबाजी में उल्टा लिख देते, 1025 को 1520 लिख दिया, जिससे गलती हो जाती है। तो थोड़ा वो ध्यान रखने की बात है, विच ऑब्वियसली रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ अटेंशन एंड फोकस, ठीक है ना। फिर अगेन वही ट्रांसपोजिंग द फिगर्स इन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, देन इट्स इंपॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल आपके आंसर्स होते हैं, लाइक इंडेक्स 117 का है, तो बच्चे लेमन लैंग्वेज यूज करते हैं रादर देन कि आप थोड़ा सा टेक्निकल जो वर्ड्स है उस स्टैंडर्ड के अंदर दिए जाते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड, लाइक आप वर्ड यूज करें अगर इंडेक्स 37 है तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट और रिलायबल एस्टिमेट, ये जो चीजें होती है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वो आप करें, तो लेमन लैंग्वेज में आंसर होता है विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी। फिर प्रोड्यूसिंग द इनकम्प्लीट रिटर्न आंसर बिकॉज रीडिंग अ मॉडल आंसर creates a false sense that the content has been retained. Without written practice, students tend to limit their own answers to single paragraph. तो आप अपने आंसर्स प्रॉपरली फ्रेम नहीं करते, आधा अधूरा छोड़ देते हैं, ठीक है ना। देन मिक्सिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटिंग वर्किंग नोट्स एंड द मेन सॉल्यूशन विद इन द सेम आंसर। तो अब बच्चे वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि जो मांगा है वो पहले दिखाओ बाद में वर्किंग, वो कहते हैं एक सिस्टम फॉलो करो कि अगर आप पहले वर्किंग नोट बना दो, पहले सारे वर्किंग नोट डालो, फिर मेन आंसर दिखा दो, या पहले मेन आंसर जो रिक्वायरमेंट मांगे वो बना दो, फिर वर्किंग नोट दिखा दो। बच्चे क्या करते हैं, वर्किंग नोट फिर मेन आंसर का कुछ है, फिर वर्किंग नोट फिर मेन आंसर कैसे, तो वो थोड़ा सा आपके पास बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंटेशन है वो इंपॉर्टेंट है। देन कम्स कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज जो मैं पहले से अंडरलाइन करें। सबसे पहले कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कि पहला क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना होता है, अब जैसे मर्जी करिए। फिर 15 मिनट का रीडिंग टाइम, जैसे मैंने बोला दोनों के लिए कवर है, तो हमें एडुकेटली उसे सही तरीके से यूज करना होता है। देन अंडरलाइन द की पॉइंट्स विद द पैराग्राफ आंसर टू ड्रॉ द एग्जामिन अटेंशन। जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, वहां पर मैं मेक श्योर कि जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह है उनको आप अंडरलाइन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। फिर वर्किंग नोट जरूर बनाए, वर्किंग नोट जरूर बनाए बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जो डेफिनेशंस वगैरह वो कहते हैं बॉक्स डेफिनेशन भी आप अपनी तरफ से देख सकते हो टू प्रेजेंटेशन क्लियर और ड्रॉ अटेंशन के लिए, और मैं बॉक्स वगैरह में दीजिए, वर्किंग नोट जरूर बनाने, ठीक है ना। देन थ्योरेटिकल आंसर के लिए रीजनिंग हमेशा देनी है, स्टेटमेंट जो भी आप कर रहे हैं, आप किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, किसी चीज को लेस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट जो है उसके लिए जरूर आपको बताना है ऐसा क्यों किया जा रहा है। देन जब जब क्वेश्चन के अंदर में डिस्कस एक्सप्लेन लिखा है, रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन नॉट ओनली कंप्यूटेशन। काफी बार क्वेश्चन होता है वो बोलते हैं एनालाइज, डिस्कस, एक्सप्लेन, बच्चे सिर्फ अपना प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो दिखा देते हैं, वो उसमें बताते ही नहीं है अपने पास कि लीगल प्रोविजन कौन सी एप्लीकेबल हो रही है, तो वो जरूर बताना है, वो चाहे अपने वर्ड्स में बताओ, वो ये नहीं करे टेक्निकल कोई आपको पैरा नंबर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल इंडिया का रेफरेंस हो, नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में लिखो, पर लिखो जरूर, लिखो जरूर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर में है वाई आपके पास वो कनेक्ट टू द सिनेरियो रीच अ कंक्लूजन, तो वो जरूरी है। मेथड फॉर थ्योरेटिकल एप्लीकेशन बेस्ड आंसर, फर्स्ट स्टेट द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द स्टैंडर्ड ओन वर्ड्स, ठीक है ना, नो नीड टू कोट पैराग्राफ नंबर और द स्टैंडर्ड टाइटल इफ अनश्योर इट इज हैव टू एज पर द स्टैंडर्ड। इवन अगर आपको स्टैंडर्ड का नाम भी नहीं पता, एज पर द स्टैंडर्ड लिख दो, रेलिवेंट स्टैंडर्ड, ठीक है ना। यूजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑन टर्मिनोलॉजी वेयर पॉसिबल, देन कनेक्ट द प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ द केस एंड स्टेट द कंक्लूजन। तो वो आपके बोला जा रहा है कि आपका प्रॉपर तरीके से ही आंसर करें जो आपके साथ है। हर सोल्यूशन को आप कोशिश करें नेक्स्ट फ्रेश पेज से करें, चेकिंग में कोई दिक्कत ना हो। जो भी क्वेश्चन 3 ये है आपके पास में 2 है, जो भी क्वेश्चन है तो उसको नेक्स्ट फ्रेश पेज से ही अपने पास करें, ठीक है ना। देन वर्किंग नोट्स आपके पास बोला क्या है बेटा, आप अपने पास जैसे मैंने बोला आप प्रेजेंट कर सकते हैं इधर बिफोर और आफ्टर द मेन सॉल्यूशन, आप पहले करो या बाद में करो, बट चूज ऑन ऑर्डर शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, वो अपने पास कोशिश करो सेम पैटर्न आपके पास रहना चाहिए। देन ऑब्वियसली देयर इज आल्सो गाइडेंस ऑन दी प्रिपरेशन एंड रिवीजन, आप कैसे कर सकते हो। दे हैव सेड कि बकेट वाइज करो, जैसे पहले आप अगर करो तो स्टार्ट में जैसे हम जल्दी सिलेबस में भी करते हैं, पहले इंडेक्स 16 कराते, क्यों, क्योंकि उससे लिंक्ड है इंडेक्स 38, इंडेक्स 40, तो वो जो चीजें सीख जाते हो, तो उसी तरीके से आप रिवीजन अपने पास में कर सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश करो, वैसे तो मेरे जो कॉन्सेप्ट नोट्स मैंने बनाए बेटा वो इसी बेस पे बनाए हैं, आप बच्चे अगर रिवीजन वीडियो देख लो यहाँ पे सारे पॉइंट्स वगैरह चीजें आपके पास कवर्ड है, तो कहते हैं अपनी तरफ से कीवर्ड्स जो चार्ट्स है उस तरीके से करें ताकि आप अपने पास कर सके, एंड जो बड़े स्टैंडर्ड्स है उन पे अच्छा खासा टाइम लगाए, उन चीज़ों को ध्यान रखें, तो वो चीज़ों के बारे में उन्होंने गाइडेंस दी जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स अपनी तरफ से बच्चों के लिए डाले गए हैं, ठीक है ना। फिर कुछ बच्चों की क्वेरीज को आंसर किया गया, क्या प्रेजेंटेशन रियली मैटर करती है, द आंसर इज येस, ऑब्वियसली आपके पास प्रेजेंटेशन मैटर करती है, जो चीज़ हमने बोली है मैंने अभी उनका हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। कैसे हमें आंसर्स को राइट करना है, अगर हमें पूरे नंबर चाहिए तो बेटा यही चीज़ है, पहले प्रोविजंस बतानी है अपने वर्ड्स में, कोई पैराग्राफ नंबर कोट करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड का टाइटल नेम, ठीक है ना, यूजिंग द रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी, तो उस तरीके से आंसर करो। स्पीड वगैरह कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, बच्चों का हमेशा रहता है सर पेपर नहीं कंप्लीट होता, बेटा दैट इज ओनली द प्रैक्टिस आपके एंड पे, तो यहाँ पे रिटर्न प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन, इंप्रूव स्पीड, टाइम मैनेजमेंट एंड हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन,
आपको पता रहेगा इस तरीके से स्टेप्स करने हैं। दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ स्टेप्स है। 109 आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, 103 है, 110 है, इन सारे स्टैंडर्ड जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, स्टेप्स अगर आपको पता है और आप खुद हाथ से सॉल्व किया हुआ है तो स्पीड बढ़ती है, ठीक है ना। बाकी पैटर्न में चेंज हुआ है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। और प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, जैसे मैंने बोला बेटा स्ट्रेटेजिकली आप एसेट बेस से स्टार्ट कर सकते हैं, इंडिया 16 फिर इंडिया 38 में आती है, 40 में, तो वो आपके लिए हमेशा मदद रहता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ को लेके यहाँ पे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है गाइडेंस दी गई थी, तो मैंने इस वीडियो के अंदर उन चीज़ों को कवर किया बेटा जो हमारे लिए रिलेवेंट है और जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों का कोई भी और की कंसर्न एरिया है तो आप ज़रूर वीडियो के नीचे अपनी तरफ से कमेंट में पूछ सकते हैं, कोशिश रहेगी उसको एड्रेस किया जाए बाय वीडियो या आपको रिप्लाई किया जाए। अपनी तैयारी बेटा बढ़िया तरीके से करते रहें। एंड जैसे मैंने कहा था जो आप लोगों के लिए रिस्पेक्टिव बचे हुए इंडेक्स है या जो भी आप लोगों के लिए रेलिवेंट वीडियोस है वो आप लोगों के लिए आ जाएगी। जो मेरी प्लेलिस्ट है बेटा रिवीजन वीडियोस की वो इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप उससे अपनी जो अब तक इंडेक्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट 23-24 इंडेक्स की मैं रिवीजन वीडियोस डाल चुका हूँ, वन शॉट जो है आप उससे रिवाइज कर सकते हो, बिल्कुल आपके पास में एप्लीकेबल है फॉर योर नवंबर 26 एग्जामिनेशन एज वेल, ठीक है ना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, टेक केयर, घबराना नहीं है, अपनी मेहनत करते रहे। हमारे पास लास्ट पड़ाव है हमारे करियर का, इस समय हमने पूरी जान झोंक देनी है, ठीक है ना, जो है पूरी मेहनत करनी है और अपने नाम के आगे सीए लगाना है, ठीक है ना। सो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।